हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो आज अपन बात करने वाले हैं एम्स नोट सेट का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग अपन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों नॉर्मली दो कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनका नॉर्मली सिलेक्शन हो गया प्री के अंदर है, दूसरा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे कि अब आगे क्या करना है इन दोनों कैंडिडेट्स को, जिनका प्री में हो गया और जिनका नहीं हुआ। तो दोनों के लिए ये वीडियो है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अब अपन इसके बारे में डिस्कशन करने वाले कि अब अपन को करना क्या है आगे। तो नॉर्मल सिनारियो सीधा सा पॉइंट हो गया, जिस पर्सन का सिलेक्शन हो गया है उसके लिए तो क्या करना है, उसको बस ये चीज देखना है कि जितने भी उसने नोट्स पढ़ लिए हैं, जो भी नोट्स अभी तक पढ़ लिए हैं उसका वापिस से रिवीजन करना है। जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। यानी जो जो चीजें उसने पढ़ रखी है, जो जो उसने नोट्स पढ़ के, जो जो उसने गाइड पढ़ रखी है, तो उन नोट्स का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन होना चाहिए। उस गाइड का बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाना चाहिए, अब रिवीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर उस पर्सन को मेंस के अंदर सिलेक्शन लेना है, किसके अंदर सिलेक्शन लेना है, मेंस एग्जाम के अंदर उस पर्सन को अगर सिलेक्शन लेना है तो उसको अपने नोट्स जितने भी थ्योरी है उसको बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करना होगा। इसके अलावा उसको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी साथ के साथ करनी होगी। यानी सबसे बड़ा पॉइंट है थ्योरी। थ्योरी में एक चीज याद रखना है, नॉर्मली जो पार्ट रहेगा थ्योरी का, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, नॉर्मली स्किल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। जैसे इमेज बेस्ड हो गया, आपके आर्टिकल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए। इसके अलावा कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो इस टाइप से स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरे जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके केस सिनारियो क्वेश्चन मिलेंगे। केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगी। यानी फंडामेंटल एमएसएन ओबीजी पीडीएस साइकेट्री ये भर भर के इस बार आपके नोट सेट मेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तुलना जैसे सीएचएल, रिसर्च मैनेजमेंट, इनसे कम क्वेश्चन आएंगे। केस सिनारियो बेस्ड प्लस स्किल जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो ज्यादातर देखने को मिलेंगे। यानी जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। मेन सब्जेक्ट जो फोकस करने हैं वो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, ओबीजी हो गया, पीडिया हो गया और साइकेट्रिक हो गया। इन्हीं नॉर्मली टॉपिक पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा जैसे सीएचएन के कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो, ये तो मेन सब्जेक्ट हो गए, सीएचएन के टॉपिक पढ़ सकते हो। बीएमडब्ल्यू, हैंड वॉशिंग, पीपी किट, वैक्सीनेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव, ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो। बाकी F1 एमएसएन बहुत अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए सभी लोगों की। 160 क्वेश्चन आएंगे मेंस के अंदर, कितने आएंगे, 160 क्वेश्चन आएंगे। और 3 आवर का टाइम पीरियड है। कितने टाइम पीरियड है भाई, 3 आवर का टाइम पीरियड, ये सभी लोगों को पता है। तो जितना हो सके उतना, वापिस में मैं बार बार यही पॉइंट रिवाइज कर रहा हूं कि नॉर्मली जो आपकी थ्योरी है, जो आपके नोट्स है, उसका बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। जिनका भी नॉर्मली प्री के अंदर सिलेक्शन हो गया, ये सारी बातें थी जिनका प्री के अंदर सिलेक्शन हो गया है। तो ये सिनारियो हो गया प्री वाले कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अभी 5 अक्टूबर 7 अक्टूबर को नॉर्मली मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम पीरियड नहीं है, जितना हो सके उतना टाइम को यूटिलाइज करो। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आएंगे, इधर भी आएंगे उधर भी आएंगे। एक चीज याद रख लेना, एक और मैं आपको खास पॉइंट बता रहा हूं, जिसको भी मेंस क्लियर करना है, जिस पर्सन को भी मेंस क्लियर करना है, ये माइंड में रख ही लेना कि यूट्यूब अब बिल्कुल छोड़ दो। कि यूट्यूब पे आपके, आप जो भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, बिल्कुल छोड़ दो अभी। यूट्यूब पे आना ही मत 10 दिनों के लिए। ये अपने माइंड में फिक्स कर लो कि 10 दिन यूट्यूब नहीं पढ़ना है, ना ही ओपन करना, ना ही इंस्टाग्राम ओपन करना है, ना ही कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म ओपन करना है। 10 दिन के लिए गायब हो जाओ एक तरीके से। 10-15 दिन जो भी आपके पास में टाइम बचा हुआ है,
यूट्यूब पे छोड़ दो, जिनका भी प्री के अंदर सिलेक्शन हो गया और मेंस के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जाओगे वही आपको गाता सुनने को मिलेगी, वही परेशानी होगी। वो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन इतने ही करा पाएंगे। 24 घंटे की मैराथन लगाएंगे, 12 घंटे की मैराथन लगाएंगे, 4 घंटे की मैराथन लगाएंगे, 8 घंटे की मैराथन लगाएंगे, और इस मैराथन के चक्कर में आपकी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि वो सिनारियो आपके लिए बना ही नहीं है। वो सिनारियो आपके लिए बना ही नहीं। आपको बस यही करना है कि जो आपके नोट्स है उसको ही कवर करना है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस ही करने। यूट्यूब के चक्कर में 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे खराब नहीं करना है। ये अपने माइंड में रख ही लो। आज का पॉइंट यही है, मेंस जो भी एग्जाम क्वालिफाइड हुए जो भी पर्सन, उसके लिए ये पॉइंट था। तो अपन ने बात कर ली, नॉर्मली क्या डिस्कशन किया है, जो प्री क्वालिफाइड हो गया उनके लिए। अब दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं, दूसरा सिनारियो है जिस पर्सन का नॉर्मली प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ, जो प्री के अंदर फेल हो चुके हैं, उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो स्पेशली। अब करना क्या है आपको, पहले अपने माइंड के अंदर सोच लो कि आप कर क्या रहे हो इतने दिनों से, किस प्रकार की स्टडी कर रहे होंगे। एक सिनारियो आपके साथ में बैठा होगा कि आप सारे लोग क्या कर रहे होंगे, इधर उधर जाके यूट्यूब पे कभी इसका वीडियो देख लिया, कभी उसका देख लिया, कभी ये कर लिया, और अपनी जो मेहनत है उसको पूरा बेकार कर लिया। मतलब जो आपने कोचिंग कर रखी है, फर्स्ट पॉइंट, जो फेल हो चुके हैं प्री के अंदर, जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, जिन्होंने क्या कर रखी है, जो फेल हो चुके हैं मतलब प्री के अंदर, और जिन्होंने क्या कर रखी है, कोचिंग कर रखी है। एक मिनट, जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, कोचिंग के बाद में क्या किया, कोचिंग नोट्स तो पढ़े नहीं, यूट्यूब के चक्कर में पढ़ गए। इससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा इससे सिलेक्शन आपका। अरे यूट्यूब के चक्कर में नहीं होगा आपको। नॉर्मली जो कोचिंग में चीजें कराई गई है, जहां से भी आप पढ़ लिए हो, जहां से भी आपने स्टडी की हो, उस कोचिंग की थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लो 4 से 5 बार। अभी रेलवे आपका एग्जाम आ रहा है, आगे जीएमसीएच एग्जाम आएगा, आगे एसजीपीजीआई एग्जाम आएगा, आगे नोट सेट एग्जाम आएगा, आगे निमांस जिपमर एग्जाम आएंगे, बहुत सारी वैकेंसी अभी बाकी है, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, बहुत सारी वैकेंसी बाकी है। तो अब करना क्या है, जो भी कोचिंग से आप पढ़ रखे हैं, फर्स्ट कैंडिडेट जो फेल हो चुके हैं, जिसने कोचिंग कर रखी है, उनके लिए जहां से भी कोचिंग कर रखी है, कहीं से भी कर रखे हो कि फलाने फलाने से कर रखी है, यहाँ से कर रखी है, सारी कोचिंग बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है, उस कोचिंग की थ्योरी को अपने माइंड के अंदर 4 से 5 बार रिवाइज कर लो। क्योंकि नॉर्मली ऐसे यूट्यूब के चक्कर में नहीं पास हो पाओगे, बिल्कुल पास नहीं हो पाओगे, ये चीज याद रख लेना। क्या करना है, कोचिंग जिन्होंने कर रखी है उसकी थ्योरी को लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के, जिसको लिख लिख के याद, और जिसको डायरेक्ट याद हो रहा है वो भी एक बार लिख लिख के याद कर लेना, क्योंकि माइंड में ज्यादा बैठता है जो भी चीज अपन लिखते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी को लिख लिख के 2 से 3 बार 4 बार 5 बार रेलवे एग्जाम से पहले, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उससे पहले अच्छी तरीके से कवर कर लो। दूसरा सिनारियो आपको क्या करना है, नॉर्मली फिर करना है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का भी एक तरीका होता है, एक तरीका होता है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का भी। ऐसे नहीं होता कि आपने आज टॉपिक पढ़ा सीपीआर, और सीपीआर जैसे ही पढ़ा उसके बाद में आपने उसके क्वेश्चन कर लिए, नहीं भाई नहीं। अरे भाई आज जो चीज अपने पढ़ी है अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद ही रहेगा, तो अभी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करनी। जब आपका 2 से 3 बार आपको लगता है कि सारे सब्जेक्ट आपने रिवाइज कर लिए, और कम से कम 2 बार जब आप लोग को लगता है कि सारे आपने क्या किए हैं, जितने भी सब्जेक्ट सब रिवाइज कर लिए हैं, उसके बाद में क्या करना है आपको, जब फिर से आप कोई टॉपिक स्टार्ट करोगे, जैसे आप स्टार्ट करने वाले सीपीआर, तो सीपीआर से पहले क्वेश्चन आंसर करने हैं, सीपीआर टॉपिक पढ़ने से पहले क्वेश्चन आंसर करने हैं,
ताकि माइंड में पता रहे कि आपको सीपीआर से रिलेटेड कितनी चीजें याद है अभी तक, सीपीआर से रिलेटेड कितनी चीजें आपको याद है, अब अपन को कितनी जरूरत है आगे पढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार से सीपीआर पढ़ा है, उसी प्रकार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्वेश्चन आंसर कर लो, आईवी ट्रांसफ्यूजन से पहले क्वेश्चन आंसर कर लो, और बाकी जो टॉपिक है उनसे पहले क्वेश्चन आंसर कर लो। तो एक सिनारियो होगा, अगर आप सारे सीपीआर के क्वेश्चन कर पा रहे हो यानी सीपीआर टॉपिक आपका मजबूत है, ब्लड के सारे टॉपिक आपके क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका मजबूत है। लेकिन जब आईवी ट्रांसफ्यूजन नहीं कर पा रहे क्वेश्चन आंसर, कुछ अटक रहे हो बीच बीच के अंदर, यानी आईवी ट्रांसफ्यूजन जो आपका थेरेपी है उसके अंदर कुछ मिस्टेक है, आपको उस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है। जब भी नेक्स्ट बार फंडामेंटल सीपीआर ब्लड आईवी थेरेपी जब आप पढ़ने लग जाओगे तो उस टाइम में क्या करना है, सीपीआर ब्लड को तो एक एक बार देखना है और आईवी थेरेपी को लिख लिख के 2-3 बार आपको पढ़ना है, ताकि सीपीआर भी ब्लड भी साथ के साथ रिवाइज हो जाए और आईवी थेरेपी जो कमजोर था वो भी अपना टॉपिक मजबूत हो जाए। तो ये सिनारियो आपको करना ही पड़ेगा। पहले थ्योरी को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस ऐसे करना है कि टॉपिक से पहले क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, उसके बाद में टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो। रिवीजन के बाद का सिनारियो बता रहा हूं मैं, रिवीजन के बाद का सिनारियो में बता रहा हूं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लो, फिर कोई सी भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई सी भी कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और उस टेस्ट सीरीज को नॉर्मली क्या करो, बार बार नॉर्मली इवोल्यूशन कर सकते हो, कि 2 से 3 बार अनलिमिटेड टाइम दिया जाता है। उस टेस्ट सीरीज का एक बेनिफिट होना चाहिए, टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन नहीं की जाती कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, हाँ मिल जाए तो मिल जाए, वो अलग सिनारियो हो गया, वो तो बेनिफिशियल हो गया अपने पास में, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल। लेकिन टेस्ट सीरीज का एक मकसद होता है कि मान लो आपने टेस्ट सीरीज आज दी, सब कुछ रिवाइज होने के बाद में, तो आपको पता लग जाएगा टेस्ट सीरीज के थ्रू कि आपको कौन सा टॉपिक आता है कौन सा नहीं आता। मान लो 100-150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में, ऐसे टॉपिक आगे जो नॉर्मली आपने पढ़ रखे हैं लेकिन टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चन आंसर सोल्व आउट नहीं कर पा रहे, यानी वो टॉपिक थोड़ा सा और कमजोर है अपन ना, तो उसका इवैल्यूएशन के लिए अपन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ताकि वो जो कमजोर टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से अपन बना सके, इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाती है। कुछ क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके नोट्स और आपकी थ्योरी से ही आएंगे, तो अपनी थ्योरी और नोट्स को ही कवर करना है, ये अपने माइंड में अभी से बिठा के रखना है। तो ये पर्सन हो गए जो नॉर्मली कोचिंग करके और फेल हो रखे हैं, 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड है, गायब हो जाओ, गायब का मीनिंग हो जाए एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ, या आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और वहीं पे आपको पढ़ते रहना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूट्यूब पे नहीं आना है बिल्कुल भी, अभी से कह रहा हूं नहीं आना। क्या करना है, जो भी आपकी थ्योरी है उसको रिवाइज करना है, इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज जो भी मिल जाए वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वो पर्सन हो गए जिन्होंने कोचिंग कर रखी है लेकिन फेल हो गए, ये जो पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार रिवाइज कर ही लो, 3 से 4 बार रिवाइज कर ही लो, ये हो गया। क्योंकि टॉपर, किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के देखो, वो यही बोलता है कि मैंने 3 से 4 बार रिवीजन किया है बहुत अच्छी तरीके से, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। वो जो टॉपर होते हैं ना, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक टॉप 10 रैंक, या जिनका भी सिलेक्शन होता है वो यही बोलते हैं कि थ्योरी मैंने स्ट्रॉन्ग की है तब जाके सिलेक्शन हुआ। तो ये सिनारियो याद रखना अपने माइंड में। दूसरी चीज, जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी, जिन्होंने कोचिंग नहीं करेगी अब उनका क्या कर सकते हैं भाई, उनका एक ही सिनारियो है कि उनको सबसे पहले तो क्या करनी चाहिए, फुल कोर्स कोचिंग करनी चाहिए, यानी जो 6 मंथ का पीरियड होता है कोचिंग का, वो कोचिंग करनी ही है उनको थ्योरी बनाने के लिए। अपनी यूट्यूब से थ्योरी बना रखी है तो छोड़ दो अब से ही, अब यूट्यूब के चक्कर में नहीं जाना है, कोई प्रॉपर कोचिंग पकड़ो, कोई से भी कोचिंग पकड़ सकते हो आप। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कोचिंग पकड़नी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए हमें,
आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा वैसे 7790809338। जिन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं कर रखी वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए हमें, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा बेस्ट कोचिंग कौन सी है। तो फर्स्ट सिनारियो क्या है कि आपको क्या करना है, फुल कोर्स कोचिंग करनी है। क्या करना है, फुल कोर्स कोचिंग करनी है। 6 महीने अपनी कोचिंग में लगाने हैं, साथ के साथ जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनका साथ के साथ रिवीजन करना है। साथ के साथ रिवीजन करना है, अपनी थ्योरी जो थ्योरी बनाओगे आप उस थ्योरी के नोट्स को अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है ना, उसका रिवीजन बार बार आपको करना है। कम से कम 6 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें इस थ्योरी को जो आप पढ़ रहे हो, इस जो थ्योरी को पढ़ रहे हो कम से कम 2 बार आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि 6 आवर की कोचिंग होती है, उसके बाद में टाइम ही टाइम है। अगर फर्स्ट डे से आप स्टार्ट करोगे रिवीजन तो आपके लिए इजी रहेगा। फिर आप 6 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे कोचिंग के, आपकी जो थ्योरी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, या लास्ट जब टाइम रहता है, लास्ट जब पीरियड आता है कोचिंग का, 1-2 महीने का जो टाइम पीरियड रहता है, लास्ट में 4 महीने कंप्लीट हो गए, 5वां 6वां महीना चल रहा है कोचिंग का, तब जाके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, या कंप्लीट होने के बाद में आप कर सकते हो। तो आपको करना है फुल कोर्स कोचिंग 6 मंथ के लिए, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो नॉर्मली जैसे आरआरबी का एग्जाम देना है, उनको आरआरबी का एग्जाम देना है। अब आरआरबी के एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए। अब नॉर्मल एक सिनारियो और बैठता है, जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी, जिन्होंने नॉर्मली अब आरआरबी का एग्जाम बचा है, जैसे जीएनएम हो गया विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन, कि वो आरआरबी का ही एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद में आगे नोट सेट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे जब तक उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं होगा। या किसी ने आपकी डेट, आपकी जो एज है वो एज लिमिट खत्म हो गई, कोचिंग नहीं कर रखी, आरआरबी का एग्जाम ही बचा, तो 2 से 3 मंथ में क्या हो सकता है। 2 से 3 मंथ में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 2 से 3 मंथ में। आप आरआरबी के लिए, स्पेशली आरआरबी के लिए, क्योंकि एज लिमिट अच्छी खासी है, जिन्होंने कोचिंग नहीं करी क्योंकि यही एग्जाम बचा है, तो वो लोग कर सकते हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स, जो भी कोचिंग क्रैश कोर्स कराए वो क्रैश कोर्स आप कर सकते हो। क्रैश कोर्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपका ऑनलाइन क्लासेज हो जाती है। हम भी आरआरबी के रिगार्डिंग यही चीज आपके सामने लेके आए हैं कि आरआरबी में अगर आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है, क्योंकि 2 मंथ का ही टाइम पीरियड है, फुल लेंथ कोचिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी, जो 6 मंथ का टाइम पीरियड चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जल्दी से एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने के लिए आपको करना होगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी होगी, यार एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो ये एक तरह से हम आपके लिए धमाकेदार ऑफर लेके आए। हम नहीं कह रहे कि यही क्रैश कोर्स खरीदो, कोई सी भी कोचिंग का कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है वहां से क्रैश कोर्स खरीद सकते हो। नॉर्मली टाइम कम है, इंपॉर्टेंट प्रीमियम एंड क्वालिटी टाइप का कंटेंट चाहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी वैसी होनी चाहिए, और इसके अलावा एमसीक्यू बेच भी वैसा ही होना चाहिए, क्वालिटी प्रीमियम वाला। तो इसके लिए आप हमारे जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्रैश कोर्स के साथ में एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है। क्रैश कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज के साथ में एमसीक्यू बैच मिलेगा, यानी 3 चीजें एक बैच में ही मिलेगी, और वो भी मात्र 699 रुपीज के अंदर। 699 यानी 700 रुपीज, 700 रुपए ओनली, 699 रुपीज के अंदर क्रैश कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपको एमसीक्यू बैच मिलेगा। ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिलने वाली है। ठीक है ना। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता क्रैश कोर्स फुल थ्योरी पढ़नी चाहिए, लेकिन जिनके पास में टाइम ही नहीं है, 2 से 3 महीने का ही टाइम है, तो उनके लिए क्रैश कोर्स सबसे बेस्ट है। इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है, जो भी 70 से 100 टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट नर्सिंग में, जहां से मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो यहाँ पे कराए जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, प्रीमियम क्वालिटी वाली एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उनकी क्लासेस यहाँ पे अपलोड की जाएगी, वो भी मात्र 699 रुपीज के अंदर कराया जाएगा। इस कोर्स को बाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको नीचे दिए गए नंबर पे क्या करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करना है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डायरेक्ट वहां से डायरेक्ट जाके आप ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन नर्सिंग वाईफाई का। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सिनारियो बैठता है, थर्ड
थर्ड पार्टी का मीनिंग जिनका प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ, जिन्होंने कोचिंग नहीं करेगा, जिसका एज लिमिट होने वाला है या आरआरबी ही लास्ट एग्जाम है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी के लिए क्या करना है, बाकी नॉर्मली जिसका प्री क्वालिफाइड हो गए उसको मेंस के लिए अपनी थ्योरी पढ़नी है, जिसका प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ उसको एक बार कोचिंग के नोट्स पढ़ने, जिन्होंने कोचिंग नहीं करेगी तो उसको कोचिंग करनी है, करनी चाहिए, ये अच्छा है, अभी टाइम काफी है, तो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है उस पर्सन को। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जिसको कोचिंग का आइडिया नहीं मिल पा रहा कि कौन सी कोचिंग करनी चाहिए। वैसे सारी कोचिंग बेस्ट है अपने लेवल पे, सारे अच्छे कंटेंट करा रहे हैं, तो आप हमसे सजेस्ट ले सकते हो 7790809338 पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हम बताएंगे कि बेस्ट कोचिंग अभी कौन सी चल रही है, किस प्रकार आपको चूज करनी चाहिए बेस्ट कोचिंग, ये भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो ये था अपना नॉर्मली एक तरह से। अब आगे आपको क्या करना है उसके रिगार्डिंग वीडियो, अब सोचना है आपको, सभी लोगों को सोचना है क्या करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखना चाहिए, वैसे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या सिनारियो सर ने बताया है। बाकी आप सभी लोगों की इच्छा, आप कुछ भी कर सकते हो, अपना माइंड सेट है, कहीं पे भी जा सकते हो आप सारे लोग। तो मेरी तरफ से ये बेस्ट सजेशन था आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत जल्द अपन इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे।